हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हिंदी उपन्यास रंगभूमि के भाग 28 देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हम जितने भी 1 से लेकर 27 तक जितने भी चैप्टर है सारे अपलोड हो चुका है चैनल पर। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देखिए, फिर जाकर ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा रचित अध्याय 28। सोफिया के चले जाने के बाद विनय के विचार स्थल में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। मन एक भीरू सूत्र है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। जब तक सोफी सामने बैठी थी उसे सामने आने का साहस ना हुआ। सोफी के पीठ फेरते ही उसके ताल ठोकनी शुरू की। न जाने मेरी बातों का सोफिया पर क्या असर हुआ। कहीं वह यह नहीं समझ गई कि मेरे जीवन प्रयत्न के लिए सेवा व्रत धारण कर लिया है। मैं भी कैसा मंद बुद्धि हूँ। उसे माताजी की अप्रसन्नता का भय दिलाने लगा। जैसे भोली भाले बच्चों की आदत होती है कि प्रत्येक बात पर अम्मा को कह देने की धमकी देते हैं। जब वह मेरे लिए इतना आत्म बलिदान कर रही है, यहाँ तक कि धर्म के पवित्र बंधन को तोड़ देने के लिए तैयार है, तो उसके सामने मेरा सेवा व्रत और कर्तव्य का ढोंग रचना संपूर्णतः नीति विरोध है। मुझे वह मन में कितना निष्ठुर, कितना भीरू, कितना हृदय शून्य समझ रही होगी। माना कि परोपकार आदर्श जीवन है, लेकिन स्वार्थ भी तो स्वार्थ तंजया नहीं। बड़े से बड़ा जाति भक्त भी स्वार्थ ही की ओर झुकता है। स्वार्थ का एक भाग मिटा देना जाति सेवा के लिए काफ़ी है। यही प्राकृतिक नियम है। आह, मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी। वह कितना गर्वशील है। मैं फिर भी मेरे लिए उसने क्या क्या अपमान ना सहे। मेरी माता ने उतना अपमान किया, उतना कदाचित उसकी माता ने भी किया होता तो वह उसके मुंह ना देखती। मुझे आखिर सूझी क्या? निसंदेह मैं उसके योग्य नहीं हूँ। उसकी विशाल मनविशता मुझे भयभीत करती है। पर क्या मेरी भक्ति मेरी त्रुटियों की पूर्ति नहीं कर सकती? जहांगीर जैसा आत्मसेवी मंदबुद्धि पुरुष अगर नुहुजा का प्रश्न रख सकता है, तो क्या मैं अपने आत्मसम्पन्न के से अपने अनुराग से उसे संतुष्ट नहीं कर सकता? कहीं वह मेरी शीतलता से अप्रसन्न होकर मुझसे सदा के लिए विभक्त ना हो जाए। यदि मेरे सिवा व्रत मृत भक्ति और संकोच का यह परिणाम हुआ तो जीवन दुस्साहस हो जाएगा। आह, कितना अनुपम सौंदर्य है। उच्च शिक्षा और विचार से मुख पर कैसा आध्यात्मिक गंभीरता आ गई है। मालूम होता है कोई देवी इंद्रलोक से उतर आई है। मानो बही जगत से उसका कोई संबंध ही नहीं। अंत जगत में विचरती है। विचारशीलता स्वभाव सौंदर्य में कितना मधुर बना देती है। विचारोकर्षण ही सौंदर्य का वास्तविक श्रृंगार है। वास्तवानुभूषण से तो उसकी प्राकृतिक शोभा ही नष्ट हो जाती है। वह कृत्रिम और वासनामय हो जाता है। दंड संगत शब्द से ही इस आशय में सब व्यक्त कर सकता है। हास्य और मुस्कान में भी जो अंतर है, ध्वंस और चांदी में जो अंतर है, संगीत और काव्य में जो अंतर है, वही अंतर कल अलंकृत और परिकृष्ट सौंदर्य में है। उसकी मुस्कान कितना मनोहर है, जैसे वसंत की शीतल वायु या किसी कवि की अछूती सूझ। यहाँ किसी रूपमयी सुंदरी से बातें करने लगे तो चिंता मलिन हो जाता है, या तो थीन खाप ठीक नहीं, या लिंग भेद का ज्ञान नहीं। सोफी के लिए व्रत नियम सिद्धांत की उपेक्षा करना सच की नहीं, श्रेयस्कर की है। यह मेरे लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। उसने वैर मेरा जीवन एक सूखे वृक्ष की भांति होगा, जिसे जल की आवर्तित वर्षा को प्लवित नहीं कर सकती। मेरे जीवन की उपयोगिता सद्धरता और लुप्त हो जाएगी। जीवन रहेगा पर आनंद विलीन, प्रेम विलीन, उद्देश्य विलीन। विनय इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि दरोगा जी ने आकर बैठ गए और बोले, मालूम होता है यह सब बला सिर से जल्द ही टलेगी। एजेंट साहब यहाँ से कूच करने वाले हैं। सरदार साहब की शहर ढूंढी फिरवा दी है। अब किसी के कस्बे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। मालूम होता है मेम साहब का यह हुक्म दिया है। विनय मेम साहब बड़ी विशालशील महिला है।
दरोगा, यह बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो आवाज़ से उपद्रव हो जाता कि और सैकड़ों जाने जाती। जैसे तुमने कहा, मेम साहब बड़ी विचारशील है, हालांकि उम्र अभी कुछ नहीं। विनय, आपको खूब मालूम है कि यह कल यहाँ से चली जाएगी? दरोगा, हाँ, और क्या सुनी सुनाई कहती है, हकीमों की बातों में घंटे घंटे टोह लगाती है। रसद और बेगार जो एक सप्ताह के लिए ली जाने वाली हैं, बंद कर दी गई है। विनय, यहाँ फिर न आएगी? दरोगा, तुम तो इतने अधीर हो गए हो मानो उन पर आसक्त हो। विनय ने लज्जित होकर कहा, मुझसे उन्होंने कहा था कि कल तुम्हें देखने आऊँगा। दरोगा, कह दिया होगा, पर अब उनकी तैयारी है। यहाँ तो खुश है और बेदाग बच गए, नहीं तो और सभी जगह जेलरों पर जुर्माने किए हैं। दरोगा जी चले गए तो विनय सोचने लगा, सोफिया के कल आने का वादा किया था, क्या वह अपना वादा भूल गई? अब ना आएगी। यदि एक बार आ जाती तो मैं उसके पैरों पर गिर कर कहता, सोफिया, मैं अपने होश में नहीं हूँ। देवी अपने उपासक से इसीलिए तो अप्रसन्न न होती कि वह अपने चरणों को स्पर्श करते हुए झिझकता है। यह तो उपासक की असरता का नहीं, असीम सरता का जिद है। ज्यों ज्यों दिन गुजरता था, विनय की बेगैरता बढ़ती जाती थी, मगर अपने मन की व्यथा किससे कहे। उसने सोचा, रात को यहाँ से किसी तरह भागवा कर सोफी के पास जा पहुँचूं। हाँ, दुर्दैव, यह मेरी मुक्ति का आज्ञा पत्र लेकर आई थी। उस वक्त मेरे सिर पर न जाने कौन सा भूत सवार था। सूर्यास्त हो गया था। विनय सिर झुकाए दफ्तर के सामने टहल रहा था। सहसा उससे ध्यान आया, क्यों ना फिर बेहोशी का बहाना करके गिर पड़ूं। यहाँ सब लोग घबरा जाएंगे और ज़रूर सोफी को मेरी खबर मिल जाएगी। अगर उसकी मोटर तैयार होगी तो वो एक बार मुझे देखने जरूर आएगी। पर यहाँ तो स्वांग भरना भी नहीं आता, अपने ऊपर खुद ही हंसी आ जाएगी। कहीं हंसी रोक ना सकी तो भद्द हो जाएगी, लोग समझ जाएंगे बना हुआ है। काश इतना मूसलाधार पानी बरस जाता कि वह घर के बाहर निकल ही ना सकती। पर कदाचित इंद्र को भी मुझसे बैर है। आकाश पर बादल का कहीं नाम नहीं, मानो किसी हत्यारे का दयाहीन हृदय हो। क्लर्क ही को कुछ हो जाता तो आज उसका जाना रुक जाता। एक अंगोरा हो गया तो उसने सोफी पर क्रोध आने लगा। जब आज ही यहाँ से जाना था तो उसने मुझसे कल आने का वादा ही क्यों किया? मुझसे जानबूझकर झूठ क्यों बोली? क्या अब वह कभी मुलाकात ही ना होगी? तब पूछूंगा। उसे खुद समझ जाना चाहिए था कि यह इस वक्त अधीर चिंता हो रहा है। उससे मेरी चिंता की दशा छिपी नहीं है। वह उस अंतर्दृष्टि को जानती है जो मेरे हृदय में इतना भीषण रूप धारण किए हुए है। एक और प्रेम और श्रद्धा है तो दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा, माता की अप्रसन्नता का भय और लोक निंदा का लज्जा। इतने विरुद्ध भाव का समागम में यदि कोई अंतर्नल बातें करने लगे तो इसे आश्चर्य ही क्या। उसे इस दशा में मुझसे घिन्न ना होनी चाहिए था। अपनी प्रेममय सहानुभूति को मेरी हृदयांगिनी को शांत करना चाहिए था। अगर उसकी यही इच्छा है तो मैं इसी दशा में घुल घुल कर मर जाऊं तो यही सही। यह हृदय दाह जीवन के साथ ही शांत होगा। आहा, ये 2 दिन कितने आनंद के थे। रात हो रही है, फिर कैसी उसी अघोरी दुर्गंधमय कठोरी में बंद कर दिया जाऊंगा। कौन पूछेगा कि मरते हो या जीते? उस अंधकार के दीपक में ज्योति दिखाई भी दी तो जब तक वह पहलू नजरों से ओझल हो गई। इतने में दरोगा जी फिर आए, पर अब वे अकेले ही ना थे, उसके साथ एक पंडित जी भी थे। विनय सिंह का ख्याल आया कि मैंने इन पंडित जी को कहीं देखा है, पर याद ना आता था कहाँ देखा है। दरोगा जी देर तक खड़े पंडित जी की बातें करते रहे। विनय सिंह ने कोई ना बोला। विनय ने समझा मुझे धोखा हुआ, कोई और आदमी होगा। रात को सब कैदी खा पी कर लेटे, चारों ओर से द्वार बंद कर दिए थे। विनय थरथरा रहा था कि मुझे अपनी कोठरी में जाना पड़ेगा, पर न जाने क्यों उसे वहीं पड़ा रहने दिया गया। रोशनी गुल कर दी गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। विनय उसी उद्विग्न दशा में खड़ा सोच रहा था, कैसे यहाँ से निकलूं। जानता था कि चारों तरफ से द्वार बंद है, ना रस्सी है, ना कोई यंत्र, ना कोई सहायक, ना कोई मित्र। 30 पर भी यह प्रतिज्ञा भाव से द्वार पर खड़ा था, पर शायद कोई हिम्मत सूझ जाए। निराशा का प्रतीक्षा आँखों में लाठी है।
सहसा सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। विनय ने समझा कोई चौकीदार होगा। डरा कि मुझे यहाँ खड़ा देखकर कहीं उसे दिल में संदेह ना हो जाए। धीरे से कमरे की ओर चला। इतना भीरू वह कभी ना हुआ था। तोप के सामने खड़ा सिपाही भी बिच्छू को देखकर सत्संग हो जाता है। विनय कमरे के में गए ही थे कि पीछे से वह आदमी अंदर आ पहुँचा। विनय ने चौंक कर पूछा, कौन? नायकराम बोले, आपका गुलाम हूँ, नायकराम पांडा। विनय, तुम यहाँ कहाँ? अब याद आया, आज तुम ही तो दरोगा के साथ पगड़ी बांधे खड़े थे। ऐसी सूरत बना ली थी कि पहचान ही में नहीं आते होते। तुम यहाँ कैसे आ गए? नायकराम, आप ही के पास तो आया हूँ। विनय, झूठे हो, यहाँ कोई यजमानी है क्या? नायकराम, जजमान कैसे, यहाँ तो मालिक ही है। विनय, कब आए? कब? वहाँ तो सब कुशल है। नायकराम, हाँ सब कुशल है। वीर साहब ने जब से आपका हाल सुना है बहुत घबराए हुए हैं। रानी जी बीमार है। विनय, अम्मा जी कब से बीमार है? नायकराम, कोई 1 महीना होने आता है। बस धूली जाती है, ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, ना किसी से बोलती है। न जाने कौन सा रोग है। किसी वैद्य, हकीम, डॉक्टर से समझ में नहीं आता। दूर दूर के डॉक्टर बुलाए गए हैं पर मरज का था किसी को नहीं मिलता। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। कलकत्तों में कोई कविराज आए हैं, वे कहते हैं कि यह बच नहीं सकता। ऐसी धूल गई है कि जिसे देखते ही डर लगता है। मुझे देखा तो धीरे से बोले, पंडित जी अब डेरा कुछ है। अब मेरा खड़ा खड़ा रोता रहा। विनय ने सिसकते हुए कहा, हाय ईश्वर, मुझे माता के चरणों के भी दर्शन भी ना होंगे क्या? नायकराम, मैंने जब बहुत पूछा, सरकार किसी को देखना चाहती हो? तो आंखों में आंसू भरकर बोली, एक बार विनय को देखना चाहती हूँ, पर भाग्य में देखना बंधा नहीं है। न जाने उसका क्या हाल होगा। विनय इतना रोए कि हिचकियाँ बंधा गई। जब जरा आवाज़ काबू हुई तो बोले, अम्मा जी को कभी किसी ने रोते नहीं देखा था। अब चिंता व्याकुल हो रहा है, कैसे उसके दर्शन पाऊंगा। भगवान न जाने किन पापों का यह दंड मुझे दे रहे हैं। नायकराम, मुझे पूछा, हुक्म हो तो जरा जाकर उन्हें लिवा आओ। इतना सुना था कि वे जल्दी ही उठकर बैठ गई तो मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम मुझे लिवा आओगे? नहीं, वह ना आएगा तो मुझसे रूठा हुआ है, कभी ना आएगा। उसे साथ लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। इतना सुनते ही वहाँ से चल खड़ा हुआ। अब विलम्ब ना कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि माता का लालसा मन में ही रह जाए, नहीं तो आपको जन्म भर पछताना पड़ेगा। विनय, कैसे चलूं? नायकराम, उसकी चिंता मत कीजिए, ले तो मैं चलूँगा। जब यहाँ तक आ गया हूँ तो यहाँ से निकलवाना यह मुश्किल है। मुश्किल है क्या? विनय कुछ सोचकर बोले, पंडित जी मैं तो चलने को तैयार हूँ, पर भय यही है कि अम्मा जी नाराज ना हो जाए। तुम अपने स्वभाव को नहीं जानते। नायकराम, भैया इसका कोई भय नहीं। उन्होंने यह तो कहा है कि जैसे बने वैसे लाओ। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि माफ़ी मांगनी पड़े तो उस अवसर से माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। विनय, ले तो चलो, कैसे चलते हो? नायकराम, दीवार फांदकर निकल जाएंगे, यह कौन मुश्किल है? विनय सिंह, यह शंका हुई कि कहीं किसी की निगाह पड़ गई तो सोफी यह सुनेगी तो क्या कहेगी? सब अधिकारियों मुझ पर तालियां बजाएंगे। सोफी सोचेगी बड़ी सत्यवादी बनते थे, अब वह सत्यवादिता कहाँ गई? किसी तरह सोफी को यह खबर दी जा सकती तो वह अवश्य आज्ञा पत्र भेज देती, पर यह बात नायकराम से कैसे कहूँ? विनय पकड़े गए तो नायकराम पकड़ेगा कौन? कहाँ यहाँ कच्ची गली नहीं खेले हैं। सब आदमियों के पहले से ही गांठ रखा है। विनय खूब सोच लो, पकड़े गए तो फिर किसी तरह ना छुटकारा नाम होगा। नायकराम, पकड़े जाने का तो नाम ही ना लो। यह देखो सामने कहीं ईंट दीवार से मिलकर रखी हुई है। मैंने पहले ही यह इंतजाम कर लिया है। मैं ईंट को खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरे कंधे से चढ़कर इस रस्सी के लिए हुए दीवार पर चढ़ जाएंगे। रस्सी उस तरफ फेंक दीजिए, मैं उससे उधर मजबूत पकड़ रहूँगा। आप उधर धीरे से उतर जाएंगे, फिर वहाँ से आप रस्सी को मजबूत पकड़े रहिएगा, मैं भी उधर से उतर जाऊंगा। रस्सी बहुत बड़ी मजबूत है, टूट नहीं सकती, मगर हाँ छोड़ ना दीजिएगा, नहीं तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यह कहकर नायकराम रस्सी की पुलिंदा लिए हुए ईंटों के पास जाकर खड़े हो गए। विनय ने धीरे से कहा, चले। सहसा किसी ईंट के टकराने की आवाज़ आई।
विनय ने चौंक कर कहा, भाई मैं न जाऊंगा, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। माताजी के दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं है। नयकराम, घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। विनय, मेरे तो पैर थरथरा रहे हैं। नयकराम, तो इसी जीवन पर चले थे, सांप के मुंह में उंगली डालने। जोखिम के समय पद सम्मान का विचार नहीं रहता। विनय, तुम मुझे जरूर फंसवाओगे। नयक, मर्द होकर फंसने के इतना डरते हो? फंस ही गए तो कौन चूड़ियाँ मैली हो जाएगी। दुश्मन की कैदी से भागना लज्जा की बात नहीं। यह कहकर वह ईंटों में खड़ा हो गए और विनय से बोले, मेरे कंधों पर आ जाओ। विनय, कहीं तुम गिर पड़े तो? नयकराम, तुम्हारे जैसे 5 सवार हो जाए तो लेकर दौड़ूं, धर्म की कमाई का बल होता है। यह कहकर उसने विनय के हाथ पकड़कर उसने अपने कंधों पर ऐसी आसानी से उठा लिया मानो कोई बच्चा है। विनय, कोई आ रहा है। नयक, आने दो। यह रस्सी कमर में बांध लो और दीवार पकड़कर चले जाओ। अब विनय की हिम्मत मजबूत की। यह निश्चनात्मक अवसर था। सिर्फ एक छलांग की जरूरत थी। ऊपर पहुंच गए तो बेड़ा पार, ना पहुंच सके तो अपमान, लज्जा, दंड सब कुछ है। ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक। ऊपर मोक्ष है, नीचे माया जाल। दीवार पर चढ़ने के हाथों के सिवा और किसी चीज की मदद ना मिल सकती थी। विनय दुर्बल होने पर भी मजबूत आदमी थे। छलांग मारी और बेड़ा पार हो गया। दीवार पर जा पहुंचे और रस्सी पकड़कर नीचे उतर गए। दुर्भाग्यवश पीछे दीवार पर मिली हुई गहरी खाई थी जिसमें बरसात की पानी भरा हुआ था। विनय ने ज्यों ही रस्सी छोड़ी, गर्दन तक पानी में डूब गए और बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। तब रस्सी पकड़कर नयकराम को इशारा किया। वहाँ मंचा हुआ खिलाड़ी था। एक क्षण पानी में नीचे आ पहुँचे। जैसा जान पड़ता था कि दीवार पर बैठा था, केवल उतारने की देर थी। विनय, देखना, खाई है। नयकराम, पहले ही देख चुका हूँ, तुमसे बताने की याद ही ना रही। विनय, तुम इस काम में निपुण हो, मैं कभी ना निकल सकता। इधर चलोगे? नयकराम, सबसे पहले देवी के मंदिर चलूँगा, वहाँ से फिर मोटर पर बैठकर स्टेशन की ओर। ईश्वर ने चाहा आज के तीसरे दिन घर पहुँच जाएंगे। देवी सहाय ना होती तो इतना जल्दी और इतनी आसानी से यह काम ना होता। उन्होंने यह संकट हारा, उन्हें अपना खून चढ़ाऊँगा। अब दोनों अजाते। विनय को ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरे पांव आप ही आप उठे जाते हैं। वे इतने हल्के हो गए थे कि जरा देर में दोनों आदमी सड़क पर आ गए। विनय, सवेरा होते ही दौड़ धूप शुरू हो जाएगी। नयकराम, तब तक हम लोग यहाँ से सौ कुछ हो जाएंगे। विनय, घर पर भी तो वारंट द्वारा पकड़ मांग सकते हैं। नयकराम, वहाँ की चिंता मत करो, वह अपना राज्य है। आज सड़क पर बड़ी हलचल थी। सैकड़ों आदमी लालटेने के लिए कस्बे में छावनी की तरफ जा रहे थे। एक गोल इधर से आता था, दूसरा उधर से। प्राय लोगों के हाथों में लाठियाँ थी। विनय सिंह ने कुतूहल हुआ, आज ये भीड़ भाड़ कैसी? लोगों की निःशंकता तत्परता छाई थी जो किसी भयानक उद्देश्य की सूचक होती है, किंतु किसी ने कुछ पूछ ना सकते थे कि कहीं वह पहचान न जाए। नयकराम ने देवी के मंदिर तक तो पैदल चलना पड़ेगा। विनय, पहले इन आदमियों के तो पूछो कहाँ दौड़े जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हो गए। नयकराम, होगी, हमें इन बातों से क्या मतलब, चलो अपनी राह चले। विनय, नहीं, जरा पूछो तो क्या बात है। नयकराम एक आदमी से पूछा तो ज्ञात हुआ कि 9 बजे एक समय एजेंट साहब अपनी मेम साहब के साथ मोटर पर बैठे हुए बाजार के तरफ से निकले। मोटर बड़ी तेज से जा रही थी। चौराहे पर पहुंची तो एक आदमी जो बाईं ओर से आ रहा था मोटर के नीचे दब गए। साहब ने आदमी को देखते हुए ही देखा पर मोटर को रोका नहीं। यहाँ तक कि कई आदमी मोटर के पीछे दौड़े। बाजार में इस सिरे तक आते आते मोटर में बहुत से आदमियों का घेर लिया। साहब ने आदमियों को डांटा कि अभी हट जाओ। जब लोग न हटे तो उन्होंने पिस्तौलें चला दी। एक आदमी तुरंत गिर पड़ा। अब लोग क्रोधानुमान से दशा में साहब के बंगले में जा रहे हैं। विनय ने पूछा, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? एक आदमी ने, जो कुछ होना है वह तो हो जाएगा, यही ना होगा मारे जाएंगे। मारे तो यूं ही जा रहे हैं, एक दिन तो मरना ही है। 10-5 आदमी मर गए तो कौन संसार सोना हो जाएगा। विनय के होश उड़ गए। यकीन न हुआ कि आज कोई उपद्रव अवश्य होगा। बिगड़ी हुई जनता वह जल प्रवाह है जो किसी को रोके नहीं रुकता। ये लोग झलझलाए हुए हैं। इस दशा में इसका धैर्य और क्षमा की बातें करना व्यर्थ है।
कहीं ऐसा न हो कि ये लोग बंगले को घेर ले, सोफिया भी वहीं है, कहीं उस समय आघात कर बैठे, दुरावेश में सजनी का नाश हो जाता है। नायकराम बोले, पंडित जी जरा बंगले तक होते चले। नायकराम, किसके बंगले तक? विनय, पेलिटिकियन एजेंट के। नायकराम, उसके बंगले पर जाकर क्या कीजिएगा? क्या अभी तक परोपकार से जी नहीं भरा? ये जाने वो जाने, हमसे आपसे मतलब। विनय, नहीं, मौका नाजुक है, वहाँ जाना जरूरी है। नायकराम, नायक अपनी जान को दुश्मन बने हुए हो, वहाँ कुछ दंगा हो जाए तो मर्द है ही, चुपचाप खड़े मुंह ही देखा ना जाएगा, 2-4 हाथ इधर या उधर चला ही देंगे, बस धार पकड़ हो जाएगी, इससे क्या फ़ायदा? विनय, कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ का हंगामा होते देख कर स्टेशन नहीं जा सकता। नायकराम, रानी जी की तिल तिल कर पूछती होगी, विनय तो यहाँ कौन, हमें 2-4 दिन लग जाते हैं, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। नायकराम, जब मुझसे कोई भय नहीं है तो यहाँ कौन रोने वाला बैठा हुआ है, मैं आगे आगे चलता हूँ, देखना साथ ना छोड़ना, यह ले लो जोखिम का मामला है, मेरे लिए यहाँ लकड़ी काफ़ी है। यह कहकर नायकराम ने 1-2 नीली वाली पिस्तौल कमर से निकालकर विनय के हाथ में रख दी। विनय पिस्तौल लिए हुए आगे बढ़ा। जब राजभवन के निकट पहुँचे तो इतनी भीड़ देखी कि एकाएक कदम चलकर मुश्किल हो गया और भवन से एक गोली के टप्पे पर जो उन्हें विवश होकर रोकना पड़ा। सिर ही सिर दिखाई देते थे। राजभवन के सामने एक बिजली की लालटेन जल रही थी और उसके उज्ज्वल प्रकाश में हिलता मचलता रुकता टिटिलता हुआ जनप्रवास इस तरह भवन की ओर जा रहा था मानो उससे निगल जाएगा। भवन के सामने इस प्रवाह को रोकने के लिए वर्दीपोश सिपाहियों की एक कतार संगीन चढ़ाई चुपचाप खड़ी थी और ऊंचे चबूतरे में खड़ी होकर सोफी कुछ कह रही थी, पर इस हुल्लड़ में उसकी आवाज़ सुनाई न देती थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी भी दोषी की मूर्ति है जो कुछ कहने में संकेत कर रही है। सहसा सोफिया ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, चारों ओर सन्नाटा छा गया। वो सोफी के उच्च और कंपित स्वर से कहा, मैं अंतिम बार तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि यहाँ से शांति से चले जाओ, नहीं तो सैनिकों को बेबस होकर गोली चलानी पड़ेगी। एक क्षण में अंदर यह मैदान साफ हो जाना चाहिए। बीरपाल सिंह ने सामने आकर कहा, प्रजा अब ऐसे अत्याचार नहीं सह सकती। सोफी, अगर तुम लोग सावधानी से रास्ता चले तो ऐसी दुर्घटना क्यों हो? बीरपाल, मोटर वालों के लिए भी कोई कानून है या नहीं? सोफी, उनके लिए कानून बनना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। बीरपाल, हम कानून नहीं बना सकते पर अपनी प्राण रक्षा तो कर ही सकते हैं। सोफी, तुम विद्रोह करना चाहते हो और उसके कुफूल का भार तुम्हारे सिर पर होगा। बीरपाल, हम विद्रोही नहीं हैं, मगर यह नहीं हो सकता कि हमारा एक भाई किसी मोटर में के नीचे दब जाए, चाहे वह मोटर महारानी ही क्यों ना हो, और हम मुंह ना खोलें। सोफी, वह सहयोग था। बीरपाल, सावधानी उस सहयोग को टाल सकती है। अब हम उस वक्त तक यहाँ से ना जाएंगे जब तक हमें वचन न दिया जाए कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना के लिए अपराधी को उचित दंड मिलेगा, चाहे वह कोई भी हो। सोफिया, सहयोग के लिए कोई वचन नहीं दिया जा सकता, लेकिन सोफी कुछ कहना और चाहती थी और किसी ने एक पत्थर उसकी तरफ फेंका जो उसके सिर में इतनी जोर से लगा कि वह वहीं से सिर थाम कर बैठ गई। यदि विनय तख्त पड़ता उसे ऊंचे स्वर्ग में खड़े होकर जनता का आश्वासन देते तो कदाचित उपद्रव न होता, लोग शांत होकर चले जाते। सोफी का जख्मी हो जाना जनता का क्रोध शांत करने के लिए काफ़ी न था, किंतु जो पत्थर सोफी के सिर पर लगा वही कई गुने आघात उसके विनय के हृदय में लगा था। उसकी आंखों में खून उतर आया, आपे से बाहर हो गया। भीड़ में बलपूर्वक हटता, आदमियों को ढकेलता कुचलता सोफी के बगल में जा पहुंचा, पिस्तौल कमर से निकाली और बीरपाल सिंह की गोली चला दी। फिर क्या था, सैकड़ों को मानो हुक्म मिल गया। उन्होंने बंदूकें छेड़नी शुरू कर दी। कोहराम मच गया, लेकिन फिर भी कई मिनट तक लोग वहीं खड़े गोलियों में जवाब ईंटे पत्थर से देते रहे। 2-4 बंदूकें इधर से भी चली। बीरपाल बाल बच गया और विनय को निकट होने के कारण पहचान कर बोला, आप भी उन्हीं में हैं, विनय हत्यारा।
वीरपाल परमात्मा हमसे फिर हो गया। विनय, तुम्हें एक स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी। विनय सिंह है, यह कहाँ से आ गए? यह भी उधर मिल गए? उन्हीं ने तो पिस्तौल छोड़ी है, शायद शर्त पर छोड़े गए हैं। धान की लालसा सिर पर सवार है, मार दो एक पत्थर सिर फट जाए। यह भी हमारा दुश्मन है, दागाबाज है, इतना बड़ा आदमी और थोड़े से धन के लिए ईमान बेच बैठा। बंदूकों के सामने निथल्ले लोग कब तक ठहरते? जब कोई आदमी अपने पक्ष में लगातार गिरे तो भगदड़ मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर, मगर वीरपाल और उसके साथ उसके 5 सवार, जिसके हाथों में बंदूक थी, राजभवन के पीछे की ओर से विनय सिंह की सिर पर आ पहुंचे। एधोरे में किसी की निगाह न उन पर पड़ी। विनय सिंह पीछे घोड़ों की ताप सुनी तो चौंके, पिस्तौलें चलाई, पर वह खाली थी। वीरपाल ने व्यंग करके कहा, आप तो प्रजा का मित्र बनते थे, तुम जैसे हत्यारों की सहायता करना मेरे नियम नहीं है। वीरपाल, मगर हम उनसे अच्छे हैं जो प्रजा का गर्दन पर अधिकारियों से मिलकर छोड़ी चलाते हैं। विनय क्रोध वेश में बाज की तरह झपटे कि उनके हाथ से बंदूक छीन ले, किंतु वीरपाल ने एक सहयोगी के झपटकर विनय सिंह को नीचे गिरा दिया। दूसरी साथी तलवार लेकर उसकी तरफ लपका ही था कि सोफी उसके अब तक चेतना शून्य दशा में भूमि पर पड़ी थी, चीख मारकर उठी और विनय सिंह से लिपट गई। तलवार अपने लक्ष्य पर ना पहुंच सकी, सोफी के माथे पर पड़ी। इतने में नायकराम लाठी लिए हुए आकर पहुंचा और लाठियां चलाने लगा। 2 विद्रोही आघात होकर गिर पड़े। वीरपाल अब तक हस्त बुद्धि के भांति खड़ा था। ना उसे ज्ञात था कि सोफी को पत्थर किसने मारा, ना उसे अपने सहयोगी ही विनय के आघात करने के लिए कहा था। यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। पर अब उसे साथियों को देखकर वह तटस्थता ना रहा। उसने बंदूक को कुंदा तोड़कर इतनी जोर से नायकराम के सिर पे मारा कि उसका सिर फट गया और एक ही पल में तीनों साथी उसके आघात साथियों को देखकर भाग निकले। विनय सिंह संभाल कर उठे तो देखा कि बगल में नायकराम खून के तार अक्षत पड़ा है और सोफी का कहीं पता नहीं। उसे कौन ले गया, क्यों ले गया, कैसे ले गया, इसकी उन्हें खबर न थी। मैदान में एक आदमी भी न था। 2-4 लाशें अलबत्ता इधर उधर पड़ी थी। मिस्टर क्लर्क कहाँ थे? तूफान उठा और गया, आग लगी और बुझी, उनका कहीं अता पता नहीं। वह शराब के नशे में मस्त दीन दुखिया से बेखबर अपनी शयनागार में पड़े हुए थे। विद्रोही का शोर सुनकर सोफी भवन के बाहर निकल आई थी। मिस्टर क्लर्क को इसीलिए जगाने की चेष्टा न की गई थी कि उन्हें आने की रक्तपात का भय था। उसके शांत उपायों का शांति रक्षा करनी चाहिए थी कि उसे यह पल था। वह अपने सतर्क हो जाती तो कदाचित स्थिति इतना भयावह न होने पाती। विनय ने नायकराम को देखा, नाड़ी का पता न था, आंखें पथरा गई थी। चिंता शौक से पश्चाताप से चिंता इधर विकल हुआ कि रो पड़े। चिंता था माता कि उसकी दर्शन भी ना हो पाया। शोक था सोफिया का न जाने कौन ले गया। पश्चाताप था कि क्रोधाशीलता पर ही मैंने इस सारे विद्रोह का रक्तपात का कारण हूँ। अगर मैं वीरपाल पर पिस्तौल ना चलाई होती तो यह उपद्रव शांत हो जाता। आकाश में श्याम पल घन घटा छाई हुई थी, पर विनय सिंह हृदयाकाश पर छाई हुई शोक घटा उससे कहीं घनघोर अपार और असूझ थी। इसी के साथ हमारा 28 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग 29 में प्रवेश करते हैं। मिस्टर विलियम क्लर्क अपने अन्य स्वदेश बधुआ की भांति सुरापन का भक्त थे, पर उसे वशीभूत न थे। वह भारतवासियों की भांति पीकर छकना न जानते थे, घोड़े पर सवार होने जानते थे, उसे काबू से बाहर ना होने देते थे। पर आज सोफी के जानबूझकर उन्हें मात्रा से अधिक पिला दिया था, बढ़ावा दे दी जाती थी। वाह, इतनी ही, और एक गिलास तो और लो। अच्छा, वह मेरी खातिर से? वाह, अभी तुमने मेरे स्वस्थ का प्याला भी तो नहीं पिया। सोफी ने विनय से कल मिलने का वादा किया था, पर उसकी बातें उसे एक क्षण के लिए भी चैन न लेने देती थी। वह सोचती थी कि विनय ने आज ये नए बहाने क्यों ढूंढ निकाले। मैंने उसके लिए धर्म की भी परवाह न की, फिर भी वह मुझसे भगाने की चेष्टा कर रहे थे।
अब मेरे पास और कौन सा उपाय है? क्या प्रेम का देवता इतना पाषाण हृदय है क्या? वह बड़ी से बड़ी पूजा पाकर भी प्रसन्न नहीं होता। माता का प्रसन्नता का भय उन्हें कभी ना हुआ था। कुछ नहीं, उनका प्रेम शीतल हो गया है। पुरुषों का चिंता चंचल होता है। उनका एक और प्रमाण मिल गया। अपनी अयोग्यता का कथन उनके मुंह में कितना अस्वाभाविक मालूम होता है। वह अब जो इतने उदार, इतने विरक्त, इतने सत्यवादी, इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, मुझसे कहते हैं मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। हाय, वह क्या चाहते हैं कि मैं उनकी कितनी सी भक्ति करती हूँ। मैं इन योग्य भी नहीं कि उनके चरण स्पर्श करूँ। कितनी पवित्र आत्मा है, कितने उज्जवल विचार, कितनी अलौकिक आत्मा। सर्ग नहीं, वह मुझसे दूर रहने के लिए ये बहाने कर रहे हैं। उन्हें भय है कि मैं उनके पैरों की जंजीर बन जाऊंगी, उन्हें कर्तव्य मार्ग से हटा दूंगी, उनको आदर्श से विमुख कर दूंगी। मैं उनकी इस दशा शंका को कैसे निवारण करूं? दिन भर इन्हीं विचारों में व्यग्र रहने के बाद संध्या का वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसे रात को ही विनय से फिर मिलने का निश्चय किया। उसने क्लर्क को शराब पिलाकर इसीलिए अचेत कर दिया था कि किसी प्रकार का संदेह न हो। जेल के अधिकारियों ने उसे कोई भय न था। वह इस अवसर को विनय के अनुग्रह विनय करने में, उसके प्रेम को जगाने में, उसकी शंकाओं को शांत करने में लगाना चाहती थी, पर उसका यह प्रयास उसी के लिए घातक सिद्ध हुआ। मिस्टर क्लर्क मौके पर पहुंच सकते थे तो शायद इतनी भयानक न होती। कम से कम सोफी की ये दुर्जीन ना देखने पड़ते। क्लर्क अपने प्राणों से उसकी रक्षा करते। सोफी ने उसे दगा करके अपना ही सर्वनाश कर लिया था। अब वह न जाने कहाँ और किस दिशा में थी। प्राय लोगों को विचार था कि विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर डाली और उसके शव को आभूषणों के लोभ में उसके साथ ले गए। केवल विनय सिंह इस विचार से सहमत थे कि उन्हें विश्वास है कि सोफी अभी जिंदा है। विद्रोही ने जमानत के तौर पर उसे अपने यहाँ कैद कर रखा है। उसकी संधि का शर्त तय उसे सुविधा हो। सोफी रियासत को दबाने के लिए उसके हाथों में एक यंत्र की समान थी। इस दुर्घटना में रियासतों में तहलका मचा दिया। अधिकारियों वर्ग अपनी आप को डरते थे। प्रजा आपको अगर रियासत के कर्मचारियों ही तक बात रहती तो विशेष चिंता की बात न थी। रियासत खून के बदले खून लेकर संतुष्ट हो जाती। ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह 4 के खून कर डालती। पर सोफी के बीच में पड़ जाने पे समस्या जटिल हो गई थी। मुआवला रियासत के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंच गया था। यहाँ तक कि लोगों का भय था कि रियासत पर कोई जवाल न आ जाए। इसीलिए अपराधियों को पकड़ धकड़ कर साधारण तत्परता से काम लिया जा रहा था। संदेह मात्रा में लोग फंसा रहे थे और उनको कठोरात्मक याचनाएं दी जाती थी। साक्षी और प्रमाण का कोई मर्यादा न रह गई थी। इन अपराधियों का भाग्य निर्णय के लिए एक अलग न्यायालय खोल दिया गया था। उसके मंचे हुए प्रजा विद्रोहियों को छांट कर नियुक्त कर दिया गया था। यहाँ अदालत किसी को छोड़ना ना जानती थी। किसी अभियुक्त को प्राण दंड देने के लिए एक सिपाही को शहादत काफ़ी था। सरदार नीलकंठ बिना अन्न जल दिन के दिन विद्रोहियों की खोज लगाने में व्यस्त रहते थे। यहाँ तक कि हाई नेज महाराणा साहब स्वयं शिमला, दिल्ली और उदयपुर में किए हुए थे। पुलिस कर्मचारियों के नाम रोज तागीजें भेजी जाती थी। उधर शिमला से भी तागीजों का तांता बंधा हुआ था। तागीजों का बाद धमकियों आने लगी। उसी अनुपात में यहाँ प्रजा पर भी उत्तरोत्तर अत्याचार बढ़ता हुआ था। मिस्टर क्लर्क को निश्चय था कि उस विद्रोह का रियासत का हाथ भी अवश्य था। अगर रियासत ने पहले से ही विद्रोहियों का जीवन कठिन कर दिया होता तो वे कदाचित इस भांति सिर न उठा सकते। रियासत में बड़े बड़े अधिकारी भी उनके सामने जाते कांपते थे। वह दौड़ पर निकलते तो एक अंग्रेज साला साथ ले लेते और इलाके के इलाके उजड़वा देते, गांव के गांव तबाह करवा देते। यहाँ तक कि स्त्रियों पर भी अत्याचार होता। और सबसे अधिक खेद की बात यह था कि रियासत और क्लर्क में इन सारे दुष्कर्मियों का विनय भी मनसा वर्चना कर्मणा सहयोग करते थे। वास्तव में उन पर प्रसाद का रंग छाया हुआ था।
सेवा और उपकार का भाव हृदय का संपूर्ण समेट मिट गए थे। सोफी और उसके साथियों को पता लगाने के उद्देश्य यही एक काम करने के लिए रह गया था। मुझे दुनिया क्या कहती है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, माताजी का क्या हाल हुआ, इन बातों की ओर उनका अब ध्यान नहीं जाता था। अब तो वह रियासत के दाहिने हाथ बन गए थे। अधिकारियों समय समय पर उनकी और उत्तेजित करते रहते थे। विद्रोहियों के दमन के कोई पुलिस का कर्मचारी, रियासत का कोई नौकर इतना हृदयहीन, विचारहीन, न्यायहीन न बन सकता था। उनकी राजभक्ति का पारावार न था। यूँ तो कहिए कि इस समय वह रियासत का कर्णधार बने हुए थे। यहाँ तक कि सरदार नीलकंठ भी उनसे दबते थे। महाराजा साहब को भी इतना विश्वास हो गया था कि उसके सलाह बिना कोई काम ना करते। उनके लिए आने जाने की कोई रोक टोक ना थी और मिस्टर क्लर्क से भी उनकी दांत कट्टी रोटी थी। दोनों एक ही बंगले में रहते थे और अंतरंग में सरदार साहब की जगह पर विनय की नियुक्ति की चर्चा की जाने लगी थी। प्राय साल भर तक रियासत में यह आपाधापी रही। जब जसवंत नगर विद्रोही के पाक हो गया, अर्थात यहाँ कोई जवान आदमी ना रहा, तो विनय ने स्वयं को सोफी का सुराग लगाने के लिए कमर बांधी। उसकी सहायता के लिए गुप्त पुलिस की कई अनुभवी आदमी तैनात किए हुए चलाने की तैयारी होने लगी। नयाकराम अभी तक कमजोर थे, उनके बचने की कोई आशा ना रही थी। अब जिंदगी बाकी थी, बच गए। उन्हें विनय के जाने की तैयार देखा तो साथ चलने को निश्चय किया। आकर बोले, भैया मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला ना रहूँगा। विनय, मैं यही परदेश थोड़े ही जाता हूँ, 7वें दिन यहाँ आया करूँगा, तुमसे मुलाकात हो जाएगी। सरदार नीलकंठ वहीं बैठे रह गए। बोले, अभी तुम जाने के लायक नहीं हो। नयकराम, सरदार साहब आप भी इन्हीं किसी कहते हो, इनके साथ ना रहूँगा तो रानी जी का मुंह कौन दिखाएगा। विनय, तुम यहाँ ज़्यादा आराम से रह सकोगे, तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूँ। नायक सरदार साहब अब आप ही भैया को समझाइए। आदमी एक घड़ी में नहीं चलता तो एक सप्ताह तो बहुत है। फिर मोर्चा लेना है वीरपाल सिंह से, जिसका लोहा भी मैं मानता हूँ। मेरी कई लाठियों उसने ऐसी रोक ली कि एक भी पड़ जाती तो काम तमाम हो जाता। पक्का फेरकेत, क्या तुम्हारी जान से प्यारी है? नीलकंठ, हाँ। वीरपाल है तो एक शैतान, न जाने कब किधर से कितने आदमियों के साथ टूट पड़े। उसके गोलियां सारी रियासत में फैले हुए हैं। नयकराम तो ऐसी जोखिम में कैसे उसका हाथ छोड़ दूं? मालिक की चाकरी में जान भी निकल जाए तो क्या गम है, और यह जिंदगानी किस लिए? विनय भाई, बात तो यह है कि मैं अपने साथ किसी गैर को जान में जोखिम नहीं डालना चाहता। नयकराम, हाँ, अब आप मुझे गैर समझते हो तो दूसरी बात है। हाँ, गैर तो हूँ ही। गैर ना होता तो रानी जी के इशारे के लिए कैसे यहाँ से दौड़ा जाता, जेल में आकर कैसे बाहर निकल आता, और साल भर तक खाट क्यों सेता। सरदार साहब, हुजूर ही आप इंसान कीजिए। मैं गैर हूँ, जिनके लिए जान हथेली पर लिए फिरता हूँ वही गैर समझता है। नीलकंठ, विनय सिंह, यह आपका अन्याय है। आप उन्हें गैर क्यों कहते हो? अपने हतेशियों को गैर कहने के लिए उन्हें दुख होता है। नयकराम, बस सरदार साहब, हुजूर ने लाख रुपए की बात कह दी। पुलिस के आदमियों गैर नहीं हैं और मैं गैर हूँ। विनय, अगर गैर कहने में तुम्हें दुख होता है तो मैं शब्द वापस लेता हूँ। मैंने गैर केवल इन विचार के लिए कहा कि मैं तुम्हारे संबंध में मुझे घर वालों को जवाब देना पड़ेगा। पुलिस वालों के लिए तो मैं तुमसे कोई जवाब ना मांगेगा। नयकराम, सरदार साहब, अब आप भी इसका जवाब दीजिए। यह मैं कैसे कहूँ कि मुझसे कुछ हो गया तो कुंवर साहब कुछ पूछताछ ना करेंगे। उन्हें भेजा आया ही हूँ। भैया के जवाबदेही तो जरूर करनी पड़ेगी। नीलकंठ, यह माना कि तुम उसके भेजे हुए आए हो, मगर तुम इतना अबूता नहीं हो सकती कि तुम्हारी हानि लाभ की जिम्मेवार विनय सिंह के सिर हो। तुम अपना अच्छा बुरा आप समझते हो क्या? कुंवर साहब इतना भी नहीं समझते? नयकराम, आप कहिए धर्म अवतार, अब तो मुझे ही ले चलना पड़ेगा। सरदार साहब ने मेरी डिग्री करा दी, अब
कोई नाबालिग नहीं हूँ कि सरदार के सामने आपको जवाबदेही पड़े। अंत में विनय सिंह ने नयकराम के साथ चलने को स्वीकार किया और 2-3 दिन पश्चात 10 आदमियों की एक टोली भेष बदलकर सब तरफ लेस होकर टोहिए कुत्तों के साथ लिए दुर्गम पर्वतों पर दाखिल हुए। पहाड़ों में आग निकल रही थी। भदुआ कोसों तक पानी का एक बूंद भी नहीं मिलती थी। रास्ते पथरीले, वृक्षों की पता नहीं। दोपहर से लोग गुफाओं में विश्राम करते थे। रात की बस्ती में अलग अलग किसी चौपाल या मंदिरों में पड़े रहते। 2-2 आदमियों के संग था। 24 घंटों में एक बार सब आदमियों एक साथ जमा होना पड़ता था। दूसरे दिन का कार्यक्रम निश्चय करने लगे, फिर अलग अलग हो जाते। नयकराम और विनय सिंह की एक जोड़ी थी। नयकराम अभी तक चलने के लिए कमज़ोर था। पहाड़ों की चढ़ाई में थक कर बैठ जाता। भोजन की मात्रा भी बहुत कम हो गई थी। दुर्बल इतना हो गया था कि पहचानना कठिन था, किंतु विनय सिंह पर प्राणों का निछाव करने के लिए तैयार रहता था। यह जानता था कि ग्रामीणों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। विविध स्वभाव की श्रेणी में मनुष्यों का प्राचित था। जिस गांव में पहुंचता धूमधाम मचाती। काशी के पंडित जी पधारे हैं, भक्तजन जमा हो जाते। नई नहार आ पहुँचते। दूध, घी, फल फूल, खाक सब्जी आदि सब रेल पेल हो जाती। किसी मंदिर के चबूतरे पे खाट पड़ जाती। बाल वृद्ध नर नारी बेधारक पंडित जी के पास आ जाते। यथाशक्ति दक्षिणा देते। पंडित जी बातों बातों में उससे गांव का समाचार पूछ लेते। विनय सिंह को अब ज्ञात हुआ कि नयकराम साथ न होते तो उसे कितने कष्ट झेलने पड़ते। वह स्वभाव से भितमासी, संकोचशील, गंभीर आदमी थे। उनसे यह शासन बुद्धि न थी कि जो जनता का आधार जमा लेते थे, न वह मधुर वाणी जो मन में मोहती है। ऐसी दशा में नयकराम का साथ उन्हें एक देवी सहायता से कम न था। रास्ते में कभी कभी हिंसक जंतुओं का मुठभेड़ हो जाती। ऐसे अवसरों में नयकराम सीनासी पर हो जाता था। एक दिन चलते चलते दोपहर हो गया। दूर तक आबादी का कोई निशाना न था। दोपहर की प्रखरता में एक पग चलना मुश्किल था। कोई कुआं या तालाब भी नजर न आता था। सहसा एक ऊंचा ठिकरा दिखाई दिया। नयकराम उस पर चढ़ गया था। शायद ऊपर से कई गांव का कुआं दिखाई दिया। उसके शिखर पर पहुंचने इधर उधर निगाह दौड़ाई, पर दूर में एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लकड़ी और पीठ में एक थैली थी। कोई बिना वर्दी की सिपाही मालूम होता था। नयकराम ने उसे कई बार जोर जोर से पुकारा तो उसने गर्दन फेर कर देखा। नयकराम उसे पहचान गए। वह विनय सिंह के साथ एक स्वयं सेवक था। उसे इशारे पर बुलाया और टीली से उतरकर उसके पास आ गए। उस सेवक का नाम इंद्रदंता था। इंद्रदंता ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ फंसे जी? तुम्हारे कुंवर कहाँ हैं? नयकराम, पहले यह बताओ कि तुम कोई गाँव भी है, कहीं दाना पानी मिल सकता है? इंद्रदत्ता, जिसके नाम धनी उसे कौन कमी? यह राज दरबार में भोजन का रसीद नहीं लगाई? तेली का विवाह करने तेल का रोना? नयकराम, क्या करो, बुरा फंसा हूँ। न रहते बनता है न जाते। इंद्रदंता, उसके साथ तुम भी अपनी मिट्टी खराब कर रहे हो। कहाँ है आजकल? नयकराम, क्या करोगे? इंद्र, कुछ नहीं, जरा मिलना चाहता था। नयकराम, है तो वह भी यहीं भेंट हो जाएगी, थैली में कुछ है। यूँ बातें करते करते दोनों विनय सिंह के पास पहुँचे। विनय सिंह इंद्रदत्ता को देखा तो शत्रु भाव से बोले, इंद्रदत्ता, तुम कहाँ, घर क्यों नहीं गए? इंद्रदत्ता, आपसे मिलने की बड़ा आशंका थी। आपसे कितनी ही बातें करनी है। पहले यह बताइए कि आपको यहाँ चोला क्यों बदला? नयकराम, पहले तुम अपनी थैली से कुछ निकालो, फिर बातें होगी। विनय सिंह अपने काया पलट का समर्थन करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बोले, इसीलिए कि तुम मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। मैं पहले समझता था कि प्रजा बड़ी सहनशील और शांति प्रिय है। अब ज्ञात हुआ कि वह नीच और कुटिल है। उसे ज्यों ही अपनी शक्ति का कुछ ज्ञान हो जाता, वह उसका दुरुपयोग करने लगता है। उससे जो प्राणी शक्ति का संचार होते हैं उन्मत्ता हो गए, उसका अशक्त दलील रहना है ही अच्छा है। गत विद्रोह उसका जलवांत प्रमाण है। ऐसी दशा में मैंने जो कुछ किया है और कर रहा हूँ वह सर्वथा न्याय संगत और स्वाभाविक है। इंद्रदत्ता, क्या आपके विचार में प्रजा को चाहिए कि वह उस पर अत्याचार ही किए हैं वह मुँह ना खोले? विनय, हाँ, वर्तमान दशा में उसका धर्म है। इंद्रदत्ता, आपको नेताओं को भी यही आदर्श आपके सामने रखना चाहिए। विनय, अवश्य। इंद्रदत्ता, तो
जब आपकी जनता का विद्रोह के लिए तैयार देखा तो उसका सम्मुख खड़े होकर धैर्य और शांति का उपदेश क्यों नहीं दिया? विनय व्यर्थ था। उस वक्त कोई मेरी ना सुनता। इंद्रदत्ता अगर ना सुनता तो क्या आपको यह धर्म नहीं था कि दोनों दलों के बीच खड़े होकर पहले खुद गोली का निशाना बनते? विनय मैं अपने जीवन में इतना तुच्छ नहीं समझता। इंद्रदत्ता जो जीवन सेवा का परोपकार का समर्थन हो चुका हो उसके लिए उसके उत्तम और कौन मृत्यु हो सकती थी? विनय आग में कूदने का नाम सेवा नहीं है, उसे दमन करना ही सेवा है। इंद्रदत्ता अगर वह सेवा नहीं है तो दीन जनता की अपनी कामुदियों और आहुतियों देना भी सेवा नहीं है। बहुत संभव था कि सोफिया ने अपनी दलीलों की वीरपाल सिंह को निरुक्त कर दिया होता, किंतु आपके विषय वशीभूत होकर पिस्तौल का पहला वार किया और इसीलिए इस हत्याकांड का सारा भार आपकी ही गर्दन पर पड़ी है और जल्द देर में आपको इसकी प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप जानते हैं प्रजा को आपके नाम का कितना घिरना है। अगर कोई आदमी आपको यहाँ देखकर पहचान जाए तो वह पहला काम यह होगा कि आपके ऊपर तीर चलाएंगे। आपके यहाँ जनता के साथ, अपनी सहयोगियों के साथ, अपनी जनता के साथ, अपनी सबसे अधिक अपनी पूज्य माता के साथ जो कुटिल विश्वासघात किया है उसका कलंक कभी उसके माथे में ना मिटेगा। कदाचित रानी जी आपको देखे तो आपके हाथों में अपनी गर्दन से कटार चला दें। आपके जीवन में मुझे यह अनुभव हुआ है कि मनुष्य कितना नैतिक पतन हो सकता है। विनय ने कुछ नर्म होकर कहा, इंद्रदत्ता अगर तुम समझते हो कि मैं स्वार्थवश अधिकारियों की सहायता की तो मैं मुझ पर घोर अन्याय कर रहे हो। प्रजा के साथ देने में जितना आसानी से यश प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक आसानी से अधिकारियों के साथ देने में अपयश मिलता है। यह मैं जानता था, किंतु सेवक का धर्म यश और अपयश का विचार करना नहीं है, उसका धर्म सन्मार्ग पर चलना है। मैंने केवल का व्रत किया था और ईश्वर ना करे कि वह दिन देखने के लिए जीवित रहूं कि मेरा सेवा भाव में स्वार्थ का समावेश हो, पर उसका आशय यह नहीं कि मैं जनता का अनिश्चित देखकर उसका समर्थन करूं। मेरा व्रत मेरे विवेक की हत्या नहीं कर सकता। इंद्रदत्ता कम से कम इतना तो आप मानते हैं कि सुवाही के लिए जनता का अहित ना करना चाहिए। विनय जो प्राणी इतना ना माने वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इंद्रदत्ता क्या आपके केवल सोफिया के लिए रियासत के प्रस्थ प्रजा को भी विपत्ति में नहीं डाला और जब भी उसका सर्वनाश करने का धानु में नहीं है? विनय तुम मुझ पर यह मिथ्या दोषारोपण करते हो। मैं जनता के लिए सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। सत्य मुझे देश और जाति दोनों से प्रिय है। जब तक मैं समझता था कि प्रजा सत्य पक्ष पर है मैं उसकी रक्षा करता था। जब मुझे विभ्रमित हुआ कि उसने सत्य की मुंह मोड़ लिया, मैंने कभी उससे मुंह मोड़ लिया। मुझे रियासत के अधिकारियों से कोई अतिरिक्त विरोध नहीं है। मैं वह आदमी नहीं हूँ कि हुक्म का न्याय पर देखकर भी अनायास उसको बैर करूं, और ना मुझसे यह हो सकता है कि प्रजा का विरोध और दुराग्रह का तत्पर देखकर ही भी उसकी हिमायत करूं। अगर कोई आदमी मिस सोफिया का मोटर के नीचे दब गया तो एक अस्मित घटना थी। सोफिया ने जानबूझकर तो उस पर से मोटर पर चला दिया। ऐसी दशा में जनता का उस भांति उत्तेजित हो जाना इस वक्त का पर्याप्त प्रमाण था कि वह अधिकारियों को बलपूर्वक अपने पक्ष में करना चाहती है। आप सोफिया के प्रति मेरे आचरण का आक्षेप करके मुझ पर यही अन्याय कर रहे हैं, वरन अपनी आत्मा को कलंकित कर रहे हैं। इंद्रदत्ता ने हजारों आदमी निरपराध क्यों मारे गए? क्या यह भी प्रजा का ही कसूर था? विनय यदि आपको अधिकारियों की कठिनाइयों में कुछ अलग अनुभव होता तो आप मुझसे कदापि यह प्रश्न ना करते। इसके लिए आप क्षमा का प्रार्थना है। साल भर पहले जब अधिकारियों ने मेरा कोई संबंध न था, कदाचित मैं भी ऐसे ही समझता था, किंतु अब मुझे अनुभव हुआ कि उन्हें ऐसे अवसरों पर न्याय का पालन करने में कितना कठिनाई झेलनी पड़ती है। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि अधिकार पाते ही मनुष्य का निरूपण हो जाता है। मनुष्य स्वतः न्यायप्रिय होता है। उसे किसी का पर बस कष्ट देने से आनंद नहीं मिलता, बल्कि इतना ही दुख और क्षोभ होता है जितनी किसी प्रजा सेवक हो। अंतर केवल इतना है कि प्रजा सेवक किसी दूसरे पर दोषारोपण करके अपने को संतुष्ट कर देते हैं। यही उससे कर्तव्य और तीसरी हो जाती है।
अधिकारियों का यह अवसर प्राप्त नहीं होता, वे अपने आचरण की सफाई नहीं पेश कर सकते। आपको खबर नहीं है कि हुकूम ने अपराधियों की खोज निकालने के लिए दिक्कतें उठाई। प्रजा अधिकारियों में छिपा लेती थी और राजनीतिक में किसी सिद्धांत के उस पर कोई असर न होता था। एक तब अधिकारियों के साथ अपराधियों के फांस जाना संभव था। फिर आपको मालूम नहीं कि इस विद्रोह में रियासत को कितने महान संकट में डाल दिया है। अंग्रेजी सरकार को संदेह है कि दरबार में ही किसी सारा षड्यंत्र रचा है। अब दरबारकार कर्तव्य है कि वह अपने ही इस आपेक्ष में मुक्त करे, और जब तक मिस सोफिया का सुराग नहीं मिल जाता, रियासत की स्थिति अत्यंत चिंतामय है। भारतीय होने के नाते मेरा धर्म है कि रियासत का मुख पर से कलिमा मिटा दूं, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही अपमान, कितना ही लांछन, कितना ही कटु वचन क्यों न सहना पड़े, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए। जाति सेवा की अवस्था कोई अस्थायी नहीं है रखती। परिस्थितियों के अनुसार उसने परिवर्तन होता रहता है। कल मेरी रियासत की जानी दुश्मन था, आज उसका अनन्य भक्त हूँ, और उसके लिए मुझे लेस मात्र का लज्जा नहीं। इंद्रदत्ता, ईश्वर ने आपको तर्क बुद्धि दी है और उससे आप दिन को रात सिद्ध कर सकते हैं, किंतु आपकी कोई उक्ति प्रजा का दिल में इस ख्याल को नहीं दूर कर सकती। आपके साथ उसके साथ दगा की है और विश्वासघात की जो यंत्रणा आपको सोफिया के हाथों मिलेगी, उससे आपको आंखें खुल जाएगी। विनय ने इस बात ही लपककर इंद्रदत्ता का हाथ पकड़ लिया, मानो वो भगा जा रहा हो, और बोले, तुम्हें सोफिया का पता मालूम है? इंद्रदत्ता, नहीं। विनय, झूठ बोलते हो। इंद्रदत्ता, हो सकता है। विनय, तुम्हें बताना पड़ेगा। इंद्रदत्ता, आपको अब मुझसे यह पूछने का अधिकार नहीं रहा। आपका यह दरबार का मतलब पूरा करने के लिए मैं दूसरों के जान संकट में नहीं डालना चाहता। आपने एक बार विश्वासघात किया है और फिर कर सकते हैं। नयकराम, बता दोगे आप क्यों इतने घबराए जाते हैं? इतना तो बता दो कि भैया इंद्रदत्ता कि मेम साहब कुशल हैं या ना? इंद्रदत्ता, हाँ, बहुत कुशल से है और प्रसन्न से। कम से कम विनय सिंह के लिए कभी विकल नहीं होती। सच पूछो तो उन्हें अब इनके नाम से घृणा हो गई है। विनय, इंद्रदत्ता, हम और तुम बचपन के मित्र हैं। तुम्हें जरूरत पड़े तो हम अपने प्राण भी दे दूं, प्राण तक दे दूं, पर तुम्हें इतनी जरा से भी बात बतलाने से इनकार कर रहे हो। यही दोस्ती है? इंद्रदत्ता, दोस्ती के पीछे दूसरों की जान क्यों विपत्ति में डालूं? विनय, मैं माता के चरणों की कसम खाकर कहता हूँ कि इसे गुप्त रखूंगा। मैं केवल एक बार सोफिया से मिलना चाहता हूँ। इंद्रदत्ता, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। विनय, इंद्र, मैं जीवन पर्याप्त तुम्हारा उपकार मानूंगा। इंद्रदत्ता, जी नहीं, बिल्ली बक्से मुर्गा बांटा नहीं ही अच्छा। विनय, मुझसे जो कसम चाहे ले लो। इंद्रदत्ता, जिस बात को बतलाने का मुझे अधिकार नहीं, उसे बतलाने के लिए आप मुझे व्यर्थ आग्रह कर रहे हैं। विनय, तुम पाषाण हृदय हो। इंद्रदत्ता, मैं उससे भी कठोर हूँ। मुझे जितना चाहिए कोस लीजिए, पर सोफी के विषय में मुझसे कुछ ना पूछिए। नयकराम, हाँ भैया, बस यही टेक चली जाए, मर्दों का यही काम है। दो टूक कह दिया कि जानते हैं, लेकिन बतलाएंगे नहीं, चाहे किसी को भला लगे या बुरा। इंद्रदत्ता, अब तो कलाई खुल गई ही ना। जो कुंवर साहब महाराज अब तक बढ़ बढ़कर बातें ना करेंगे। विनय, इंद्रदत्ता, जले पर नमक ना छिड़को। जो बात पूछता हूँ बतला दो, नहीं तो मेरी जान का रोना पड़ेगा। तुम्हारे जितना खुशामद कर रहा हूँ उतनी आज तक किसी की नहीं की थी, पर तुम्हारे ऊपर जरा भी असर नहीं होता। इंद्रदत्ता, मैं एक बार कह चुका हूँ कि मुझे जिस बात का बतलाने का अधिकार नहीं है वह मैं ना बताऊँगा। बस इस विषय में तुम्हारा आग्रह करना व्यर्थ है। यह लो, तुम अपनी राह जाता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। नयकराम सेठ जी, भागो मत, मिस साहब का पता बतलाए बिना ना जा पाओगे। इंद्रदत्ता, क्या जबरदस्ती पूछोगे? नयकराम, हाँ, जबरदस्ती पूछूंगा। ब्राह्मण होकर तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ और तुम इनकार करते हो। इसी पर धर्मात्मा सेवक चाकर बनते हो। यह समझ लो, ब्राह्मण भीख के लिए बिना द्वार से नहीं जाता, नहीं पाता तो धरना देकर बैठ जाता है और फिर ले कर उठता है। इंद्रदत्ता, मुझसे ये पंडई चाले ना चलो, समझे? ऐसे भीख देने वाले कोई और होंगे। नयकराम, क्यों बाप दादों का नाम डुबाते हो भैया? कहता हूँ, यह भीख दिए बिना अब तुम्हारा गला नहीं छोड़ सकता।
यह कहते हुए नयकराम चट जमीन पर बैठ गए। इंद्रदत्ता ने दोनों पैरों पकड़ लिए, उन पर अपना सिर रख दिया और बोले, अब तुम्हारा जो धर्म है वह करो। मैं मूर्ख हूँ, गंवार हूँ, पर ब्राह्मण हूँ। तुम समर्थी पुरुषों जैसा उचित समझो करो। इंद्रदत्ता अब भी ना पसीजे उसके पैरों को छोड़ाकर चले जाने की चेष्टा की, पर उसके मुख में यह स्पष्ट व्यतीत हो रहा था कि इस समय वह बड़ा असमंजस में पड़े हुए हैं और इन दीनता की उपेक्षा करते हुए अत्यंत लज्जित है। वह बलिष्ठ पुरुष थे, स्वयंसेवकों के कोई उनका सा दीर्घकाय युवक न था। नयकराम अभी कमजोर थे। निकट था कि इंद्रदत्ता अपने पैरों को छुड़ाकर निकल गया कि नयकराम ने विनय को देखा। भैया खड़े क्या देखते हो, पकड़ लो इनके पाँव, देखूं ये कैसे नहीं बताते। विनय सिंह कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए खुशामद करना भी उचित समझते थे। पाँव पर गिरने की बात ही क्या, किसी संत महात्मा के सामने दीन भाव प्रकट करने की उन्हें संकोच न था। अगर उसका हृदय श्रद्धा हो, केवल अपना काम निकलाने के लिए उनका सिर झुकाना सीखा ही था। अब जब उन्होंने नयकराम को इंद्रदत्ता का पैरों पर गिरते देखा तो आत्मसम्मान के लिए कोई स्थान न रहा। सोचा, जब मेरी खातिर नयकराम ब्राह्मण होकर यह अपमान सहन कर रहा है तो मेरा दूर खड़े शान से लेना मुनासिब नहीं। तथापि एक क्षण पहले इंद्रवरता को उन्होंने अभिनय पूर्व बातें की थी और उनकी चिलचोली करते हुए लज्जा आती थी। अब सोफी का समाचार भी इसके सिवा अन्य किसी उपाय से मिलता हुआ सही नजर आता था। उन्होंने आत्मसम्मान को भी सोफी पर समर्पण कर दिया। मेरे पास यही एक चीज़ है जिस मैंने अभी तक तेरे हाथों में ना दिया था, आज वह भी तेरे हवाले करता हूँ। आत्मा अब भी सिर ना झुकाए चाहती थी, पर कमर झुक गई। एक पल के लिए उसके हाथ इंद्रदत्ता के पैरों के पास पहुँचे। इंद्रदत्ता ने तुरंत पैर खींच लिए और विनय को उठाने की चेष्टा करते हुए बोले, विनय, यह क्या अनर्थ करते हो? हे विनय ने दशा उस सेवक की सी थी जिसे उसके स्वामी ने ठोकर चाटने का दंड दिया हो। उसकी अधोगति पर रोना आ गया। नयकराम ने इंद्रदत्ता से कहा, भैया, मुझे भिक्षुक कर समझकर दुत्कार समझते थे, लेकिन अब कहो। इंद्रदत्ता संकोच में पड़कर बोले, विनय, क्यों मुझे इतना लज्जित कर रहे हो? मैं वचन दे चुका हूँ कि किसी को यह भेद ना बताऊंगा। नयकराम, तुमसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। जो अपना धर्म समझो वह करो। तुम आप बुद्धिमान हो। इंद्रदत्ता को खीने होकर कहा, जबरदस्ती नहीं तो और क्या है, गरज बावली होती है, पर अब मालूम हुआ कि वह अंधी भी होती है। विनय, व्यर्थ ही अपनी आत्मा पर यह अन्याय कर रहे हो। भले आदमी अपनी आत्मा गौरव भी घोलकर पी गए। तुम्हें उचित था कि प्राण देकर भी आत्मा की रक्षा करते। अब तुम्हें ज्ञात हुआ कि स्वार्थ कामना मनुष्य को कितना पापित कर देता है। मैं जानता हूँ कि 1 वर्ष पहले सारा संसार मिलकर भी तुम्हारा सिर न झुका सकता था। आज तुम्हारा यह नैतिक पतन हो रहा है। अब उठो, मुझे पाप में ना डुबाओ। विनय को इतना क्रोध आया कि उसके पैरों को खींच लूं और छाती पर चढ़ बैठूं। दृष्ट इस दशा को भी डंक मारने पे बाज नहीं आता, पर यह विचार करने का अब तो जो कुछ होना था हो चुका। गलानी भाव से बोले, इंद्रदाता, तुम मुझे जितना पापमर समझते हो उतना ही नहीं हूँ, पर सोफी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा आत्मसम्मान, मेरी बुद्धि, मेरा पुरुष, मेरा धर्म, सब कुछ प्रेम में हवन कुंड का स्वाहा हो गया। अगर तुम्हें अब भी मुझ पर दया न आया तो मेरी कमर में पिस्तौल निकालकर एक निशाने से काम तमाम कर दो। यह कहते कहते विनय के आंखों में आंसू भर आए। इंद्रदत्ता ने उन्हें उठाकर कंठ से लगा लिया और करुण भाव से बोले, विनय, क्षमा करो। यथापि तुमने जाति का अघित किया है, पर मैं जानता हूँ कि तुमने वही किया जो कदाचित उस स्थिति में मैं या कोई अन्य पुरुष करता। मुझे तुम्हारा तिरस्कार करने का अधिकार नहीं। तुमने अगर प्रेम के लिए आत्म मर्यादा का त्रिंचांजलि दी है तो मैं भी मैत्री का सौभाग्य के लिए अपने वचन का विमुख हो जाऊंगा। जो तुम चाहते हो वह मैं बता दूंगा, पर इससे तुम्हें कोई लाभ ना होगा, क्योंकि मिस सोफिया की दृष्टि में तुम गिर गए हो। उसे अब तुम्हारे नाम से घृणा होती है। उनसे मिलकर तुम्हें दुख होगा। नयकराम,
तुम अपनी सी कर दो। मिस साहब को मनाना जनाना इनका काम है। आशिक लोग बड़े चलते पूछते होते हैं, छटे हुए सौदे देखते ही सीधो होते हैं। मासूक की चुटकी बजाते अपना काम कर लेते हैं। आंखों में पानी भर कर देखा तो मासूक पानी हुआ। इंद्रदत्ता, मिस सोफिया मुझे अभी क्षमा न करेगी, लेकिन अब उनका सा हृदय कहाँ से लाऊं? हाँ, एक बात बतला दो, उसका उत्तर पाए बिना मैं कुछ ना बता सकूंगा। विनय, पूछो। इंद्रदत्ता, तुम्हें वहाँ अकेले जाना पड़ेगा। वचन दो कि खुफिया पुलिस का कोई आदमी ना साथ चलेगा। विनय, इससे तुम निश्चित रहो। इंद्रदत्ता, अगर तुम पुलिस के साथ गए तो सोफिया की लाश के सिवा और कुछ ना पाओगे। विनय, मैं ऐसी मूर्खता करूँगा ही क्यों? इंद्रदत्ता, यह समझ लो कि मैं सोफी का पता बताकर उन लोगों का प्राण तुम्हारे हाथों में रखे देता हूँ जिनकी खोज में तुमने दाना पानी हराम कर रखा है। नेकराम भैया, चाहे अपनी जान निकल जाए, उन पर कोई रेप आने ना पड़ेगा, लेकिन यह भी बता दो कि वहाँ हम लोगों की जान का जोखिम तो नहीं। इंद्रदत्ता विनय से, अगर वे लोग तुमसे वैर साधना चाहते हैं, अब तक तुम लोग जीते ना रहते। रियासत का सम्मान शक्ति भी तुम्हारी रक्षा ना कर सकती। उन लोगों को तुम्हारी एक एक बात की खबर मिलती रहती है। यह समझ लो कि तुम्हारी जान की उनकी मुट्ठी में है। इतने प्रजाद्रोह के बाद अगर तुम अभी जिंदा हो तो यह मिस सोफिया की कृपा है। अगर मिस सोफिया ने तुमसे मिलने की इच्छा होती तो इससे ज़्यादा आसान कोई काम ना था, लेकिन उसकी यह हालत है कि तुम्हारे नाम से ही चिढ़ती है। अगर अब भी उनसे मिलने की अभिलाषा है तो मेरे साथ आओ। विनय सिंह ने अपनी विचार परिवर्तन शक्ति पर विश्वास था। उन्हें लेश मात्र भी शंका न थी कि सोफी मुझसे बातचीत ना करेगी। हाँ, खेद इस बात का था कि मैं सोफी के लिए ही अधिकारी को जो सहायता थी उसका परिणाम यह हुआ कि काश मुझे पहले ही मालूम हो जाता कि सोफी मेरी नीति को पसंद नहीं करती। वह मित्रों के हाथ में है और सुखी है, और मैं अपनी अनीति करता ही क्यों? मुझे प्रजा से कोई बैर तो नहीं। सोफी पर भी इनकी कुछ न कुछ जिम्मेवारी है। वह मेरी मनोनीतियों को जानती थी। क्या वह एक पत्र भेजकर मुझे अपनी स्थिति का सूचना न दे सकती थी? जब उसने ऐसा नहीं किया तो अब मुझ पर तैयारियों चढ़ने के क्या अधिकार है? यह सोचते ही इंद्रदत्ता के पीछे पीछे चलने लगे। भूख प्यासा हवा हो गई। इसी के साथ हमारा यह अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग 30 अध्याय अगले एपिसोड में चलेंगे। आई होप दोस्तों यह उपन्यास मेरे वाचन द्वारा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अन्य उपन्यास, कहानी, निबंध, आत्मकथा आदि चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े